तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लक्स फ्लड धारणा। अम्ल क्षार की लक्स फ्लड धारणा। ये धारणा मूल रूप से ऑक्साइडों के लिए है, ऑक्साइडों की अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति के लिए। इसके अनुसार ऑक्सीजन त्यागने वाला ऑक्साइड क्षार तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला अम्ल होता है। ग्रहण करने वाला ऑक्साइड ही है ना, ध्यान रखना। एक दो सरल उदाहरण ले लेते हैं तो बात एकदम क्लियर हो जाती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अगर आप जल में आयनित करें तो आप देखेंगे कैल्शियम +2 और कार्बोनेट 3 -3 बनता है। तो इस तरीके से हम देखें तो कैल्शियम का ऑक्सीजन निकल गया, यानी ये ऑक्सीजन दाता है, तो ये हुआ क्षार। और CO2 में फिर CO3 हो गया, इसलिए ये क्या हो गया आपका अम्ल। तो जो ऑक्साइड ऑक्सीजन मुक्त करता है, दे देता है, वो क्षार की तरह व्यवहार करेगा, और जो ले लेता है वो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। एक उदाहरण आपके पास और है, जिंक ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का। यहां हमको मिलता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक, जब आप इसको आयनाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि सोडियम अलग और आपको ZnO2 के ऊपर 2- मिलेगा। यानी सोडियम ने ऑक्सीजन दे दिया तो ये क्षार हो गया, इसने ले लिया तो ये हो गया अम्ल। तो ये है आपकी लक्स फ्लड धारणा। इस धारणा की उपयोगिता, ये धारणा विलायक रहित अभिक्रियाओं में भी उपयोगी है। जहां विलायक नहीं है वहां भी हम अम्ल और क्षार की बात कर सकते हैं। उच्च तापमान पर अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें अम्लीयता और क्षारीयता की व्याख्या की जा सकती है। ये धारणा विलायक विलयन रहित अरहेनियस धारणा और लक्स फ्लड धारणा में समानता दर्शाती है। ठीक है, कमी क्या है? कमी यह है कि यह धारणा सिर्फ ऑक्सीजन या ऋणायन के स्थानांतरण तक सीमित है। अन्य अभिक्रियाएं जिनमें कोई और चीज स्थानांतरित हो रही है या कुछ और परिवर्तन हो रहा है, वहां हम अम्ल और क्षार की व्याख्या नहीं कर सकते। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे फाइनल सिद्धांत की बात करते हैं, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। तो अगला हमारा है लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। इस सिद्धांत ने इलेक्ट्रॉन को अपना आधार बनाया। ब्रॉन्स्टेड लॉरी में प्रोटॉन आधार था, इसमें इलेक्ट्रॉन आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने में सक्षम पदार्थ क्षार होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला पदार्थ अम्ल होता है। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका दिया जाता है अमोनिया और BF3 के बीच क्रिया। तो जब अमोनिया और BF3 के बीच क्रिया होती है तो उसको हम समझते हैं कि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं,
और इसके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। बोरॉन से 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और इसका अष्टक पूरा नहीं होता। हर लाइन 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शा रही है, आप देखो 2 2 4 2 6 और ये 2 8 हो गया, इसका अष्टक पूरा है। लेकिन यहाँ 2 2 4 2 6 अष्टक पूरा नहीं है। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को बोरॉन की ओर धक्का देता है और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से थोड़ा दूर बोरॉन के नजदीक। यहां पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दान करके अलग नहीं हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म अब दोनों के काम आएगा और दोनों का अष्टक पूरा कर लेगा। इसकी गिनती करोगे तो इसमें काउंट हो जाएगा, इसकी गिनती करोगे तो इसमें काउंट हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक छोटा तीर BF3। ये जो छोटा तीर है ये उप सह संयोजक बंध को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकने में समर्थ है वो क्षार है, जो ग्रहण करने में समर्थ है वो अम्ल होता है। फिर अब पहचान कैसे करेंगे? हमारे पास ढेरों पहचान है, ढेरों तरीके हैं जिससे हम लुईस अम्ल और लुईस क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि भाई लुईस अम्ल कौन कौन होगा। तो पहला तो सभी ऋणायन, जितने भी ऋणायन हैं वो सभी क्या होंगे आपके लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेंगे, और सभी धनायन जो है वो लुईस अम्ल की तरह, क्योंकि लेने वाला अम्ल है तो सभी धनायन, सभी साधारण धनायन जैसे Na+, H+, Ca+2, Zn+2 एक्सेट्रा, सभी धनायन चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं इसलिए ये अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। दूसरा, अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में अपूर्ण अष्टक होता है। अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता। जैसे आपने नोटिस किया BF3, AlCl3 आदि, ये ऐसे अणु हैं जिनमें बोरॉन का या एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा नहीं है। तो यहां देखो बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? अम्ल की तरह। ठीक। तीसरा है आपका अणु जिनमें भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य बहुबंध पाया जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके अलावा अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त B कक्षक होते हैं, जैसे SF4, जैसे PCl3, इनमें फास्फोरस और सल्फर के बाह्यतम कोश में रिक्त B कक्षक पाए जाते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन समूह के तत्व जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इन सब के पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ये ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सब लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। अब हम आते हैं लुईस क्षार कौन है। 2 चीजें लुईस क्षार में हम गिनेंगे, सभी ऋणायन, क्योंकि ऋणायनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है OH-,
Cl माइनस, Br माइनस, CO3 2 माइनस आदि, ये सारे ऐसे ऋणायन हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ऋणायनों के पास वैसे भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो दान कौन कर सकता है? दान वही कर सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। तो ये ऋणायन हो गए। इसके अलावा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अणु, दूसरा है जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, पानी में H2O में ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ईथर में है। तो इस तरह से ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन हो, वो उसको दे सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारी पहचान इसके बारे में, लुईस छार के बारे में। अब हम आते हैं इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। ये सिद्धांत बिना जल के, यानी बिना विलायक के या बिना जलीय विलयन के भी अम्लीयता और क्षारीयता की व्याख्या करता है। दूसरा, अजलीय विलायकों में भी ये अम्लीयता और क्षारीयता की व्याख्या करता है। तीसरा, ऐसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय है क्योंकि बिना H के भी अम्लीय है, इसकी व्याख्या हो जाती है। लुईस धारणा का क्षेत्र ब्रॉन्स्टेड लॉरी धारणा से विस्तृत है। इसमें अम्ल क्षार व्यवहार किसी एक तत्व की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता कि हाइड्रोजन है तो अम्ल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा वो अम्ल, जो देगा वो क्षार। कमी क्या है? इसके अनुसार अम्ल और क्षार की आपेक्षिक क्षमता या तीव्रता को मापना संभव नहीं है। नंबर 2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रोटॉनिक अम्ल हैं और वे क्षारों के साथ उपसहसंयोजक बंध नहीं बनाते। देखो इसमें क्या कह रहा है, रिएक्शन में देखिए, जब क्षार अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या बनाता है? एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl से कराइए, कोई उपसहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं होता। तो ऐसे में ये कहना कि हर बार अम्ल क्षार की क्रिया में उपसहसंयोजक बंध बनेगा, ये सही नहीं है। ठीक, अच्छा, अब आते हैं हम हाइड्रा अम्लों की आपेक्षिक शक्ति पर। कौन सा अम्ल प्रबल होगा, कौन सा दुर्बल होगा, ये कैसे जानेंगे? दो तीन चीजों के बारे में जान लें हम। तो सबसे पहले जानिए अम्लीय प्रबलता कैसे निर्धारित होती है। मान लीजिए Ha एक अम्ल है जो विलयन में जाके H+ और A- त्यागता है। हम सबको पता है कि प्रोटॉन दाता अम्ल होता है, तो ज्यादा प्रोटॉन देने वाला प्रबल अम्ल होगा, सीधी बात है। तो इसके लिए अगर साम्य स्थिरांक Ka निकाला जाए तो ये निकलेगा H+ गुणा A- बटा Ha। तो Ka का मान जितना अधिक होगा अम्लीय प्रबलता उतनी अधिक होती है। तो अम्लीय प्रबलता समानुपाती होती है किसके? Ka की। Ka क्या है? अम्ल का वियोजन नियतांक। अम्ल का वियोजन स्थिरांक। इसके बाद ठीक इसी तरीके से क्षारीय प्रबलता जो है क्षार के वियोजन स्थिरांक पर निर्भर करेगी, जो होगा आपका क्षार का वियोजन स्थिरांक। ठीक है, इस तरीके से अगर देखें तो आपके पास चार अम्ल हम हैलोजन के लेते हैं, HF, HCl, HBr, HI। नियम कहता है जो जितनी आसानी से टूटेगा, जिसका वियोजन जितना ज्यादा होगा, जितने आराम से होगा, वो उतना प्रबल अम्ल होगा। अब देखो किसका बंध जल्दी टूटता है?
फ्लोरीन का आकार छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा है। हाइड्रोजन के साथ बने बंध की लंबाई बढ़ती जाएगी। बंध की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, बंध उतना दुर्बल होता जाता है, यानी उसका टूटना आसान हो जाएगा। तो सबसे आसानी से बंध टूटेगा HI का, इसलिए यह सबसे प्रबल है। और अम्लीय प्रबलता HF से HI तक बढ़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि वियोजन नियतांक का मान बढ़ रहा है यहाँ। ठीक। इसके बाद कुछ चीजें और दी हुई हैं, जैसे ऑक्सो अम्ल की प्रबलता की बात करें हम, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। यहां क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1, +3, +5, +7 है। स्वाभाविक तौर पे जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए अम्लीय प्रबलता का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्षारों की अपेक्षित शक्ति इसी तरीके से आप उसको बता सकते हैं। तो ये आपका 5वां यूनिट का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। मैंने सोचा था कि आपको एक पेपर का 3 यूनिट पढ़ाऊंगा पहले, लेकिन क्योंकि चौथा यूनिट छोटा है और हमको फोकस करना है कि कितना ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं हम, तो छोटा चैप्टर एक और है, कल हम उसको देखेंगे, अजली विलायक। और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपके फर्स्ट पार्ट का 4 यूनिट हो जाएगा, यानी कुल मिला के 33 नंबर में आपकी तैयारी 27 नंबर की पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर? ठीक।